हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आपका मनोबल कम करना चाहता है, आपका पैर खींचकर आपको नीचे गिरा देना चाहता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपका पैर वही लोग खींचेंगे जो ऑलरेडी आपसे नीचे होंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। सो कोशिश कीजिए उनसे अपना पैर छुड़वाइए और आगे बढ़िए। गुड लक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। चलिए नए राजा और उनके राज्य में घूम के आते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में नीचे बताया गया है, उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया। ठीक है, लेट्स सी। ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चौल, चाहमान मतलब चौहान। ठीक, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इन्हीं राज्यों को क्यों दिखाया गया इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये है चोल चेर पांड्यन। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया रहा है इस वाले टाइम का। और गाइस, ये है एक एरिया कलिंग, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 की NCERT में पढ़ा है। सो हियर इज द क्वेश्चन कि कलिंग किससे रिलेटेड है, कलिंग क्यों फेमस है, किस राजा से फेमस है, उस राजा का नाम आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार, भूस्वामी मतलब कुछ एरियाज़ के स्वामी, और योद्धा सरदार मतलब एक तरह से हेड, अस्तित्व में आ चुके थे। और राजा लोग प्राय उन्हें या तो सामंत बोलते थे या फिर मातहत। ठीक, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या रानी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, ठीक है, इत्यादि घोषित कर देते थे। और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी किया करते थे। एक एग्जाम्पल हम भी देख लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक है ना राज्य, एक राज्य, ठीक है, इसमें ना काफ़ी सारे ये छोटे छोटे से एरियाज़ है। ठीक है, जो इस पूरे एरिया का हेड होगा वो तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा राजा। ठीक है, या किंग, यहाँ पर लिख देते हैं किंग। ठीक है, और जो इन छोटे छोटे एरियाज़ का राजा कहलाएगा वो क्या होगा, सामंत। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए सामंत के पास एक से ज़्यादा एरियाज़ आ गए। मान लीजिए कोई सामंत है, उसके पास ये 3 एरियाज़ आ गए, अब उसके पास ज़्यादा पावर होगी इस वाले मामले में, तो उनको क्या बोला जाने लगा, महासामंत या फिर महामंडलेश्वर। तो कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी ये लोग इतने पावरफुल हो जाते थे कि राजा को बोलते थे, यू जस्ट गेट आउट, और हम अपना राज्य अब खुद संभाल सकते हैं। ठीक है, और इसी का एक एग्जाम्पल अभी हमें वहाँ पे दिया गया है। सो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि जो राष्ट्रकूट थे ना, वो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब उनके अंडर में काम करते थे। बट 8वीं शताब्दी बोल दो, सदी बोल दो, के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, मना कर दिया, अब हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहने वाले। उसे हराया और हिरण्य गर्भ मतलब सोने का गर्भ
नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की हेल्प से सक्सेसफुल हो गया तो इसमें जो रूल उस टाइम माना जाता था, ये माना जाता था कि जिससे जो याजक मतलब जिसने ये करवाया है अनुष्ठान, वो जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब ये था कि एक मान लीजिए कोई ब्राह्मण पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण पैदा हुआ, उसने ये वाला अनुष्ठान करवा लिया, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है करवा लिया, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्षत्रिय। ठीक है। और अगर ये वाला एग्जाम्पल सही से समझना आया हो तो एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको। एक शो आता था महाराणा प्रताप सोनी पे, तो उसमें जो राजा उदय सिंह जी थे, जब महाराणा प्रताप छोटे थे तो उनके फादर राणा उदय सिंह जी वही पन्ना धाय वाले। ठीक है। तो वो तो थे राजा, ठीक है, एक बड़े एरिया के राजा। और जो उनकी वाइफ थी, महाराणा प्रताप की जो वाइफ थी अजबदे, वो थी एक सामंत पुत्री। मतलब एक वो जो छोटे से एरिया के राजा थे ना, वो उनकी पुत्री थी जो महाराणा प्रताप के फादर के अंडर में आते थे। ठीक है। और उसमें उनके फादर का नाम रावत जी था। ठीक है। अगर किसी ने महाराणा प्रताप शो देखा होगा तो उन्हें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो राणा उदय सिंह जी थे वो थे राजा, और जो रावत जी थे वो थे सामंत। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे दिया गया है कि कुछ उद्यमी मतलब बिजनेस वाले परिवारों ने के पुरुषों ने राजशाही कायम करने के लिए क्या किया, अपना ब्राह्मणत्व छोड़ दिया और शस्त्रों को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटका और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए। ठीक है। राज्यों में प्रशासन जी, कईयों ने तो महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवन का स्वामी, ठीक, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। बट कोई ऐसे तो त्रिभुवन का स्वामी नहीं हो जाएगा। हर किसी को तो आप अपने बल से नहीं जीत सकते। ठीक है। किसी न किसी के साथ तो आपको पार्टनरशिप भी बिठानी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी की। मतलब कुछ एरियाज उनके अंडर में दे दिए कि भाई तुम यहाँ संभालो और यहाँ का जो भी टैक्स वैक्स होगा आप हमें दो, अपना काम करो जो तुम्हारे जी करे करने को। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, मतलब सोर्सेस इकट्ठे किए जाते थे, और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। जैसे किसानों को बोल दिया भाई अपनी जो उपज है उसका 1/6 पार्ट मतलब 1/6 भाग आप राज्य को देंगे करके। जो कारीगर होते थे उनको बोला जाता था कि महीने में एक दिन तुम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे राज्य के लिए, तुम्हें इस चीज़ की पेमेंट नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। ठीक है। जिसको मिल रहा है वो कहता है कि मैं इस एरिया का स्वामी हूँ, सो जस्ट गिव मी लगान। और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, वो तो आज भी लिया जाता है टैक्स। 400 कर पढ़ते हैं भाई इनके बारे में भी। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित है वेट्टी, इम्पोर्टेंट वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए बोला जाता था। ठीक। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, मतलब मकान पर कोई भी छत वगैरह, खजूर या ताड़ के पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल अगर आपने किया है तो उस पर वाला कर दो। पारिवारिक संपत्ति का कर, उत्तराधिकार चाहिए, मतलब मान लीजिए पेरेंट्स से बच्चे को मिल रहा है उस पे टैक्स।
ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़े बेस रिपेयर के कर। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट बनते थे, और साथ ही मंदिरों और दुर्गों के मतलब जहाँ पे राजा रहता था, और दुर्ग क्या होते हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर कह रही हूँ, 6th क्लास की NCERT में हमने पढ़ा था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी, ठीक है। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच में से की जाती थी, मतलब जिसका ज़्यादा पावर होगी, ठीक है, बाहुबली टाइप। और प्राय वंशानुगत भी होती थी, मतलब कि भाई पापा को मिली है तो बेटे को मिलेगी, बेटे जी को मिली है तो उनके बेटा जी को मिलेगी, ठीक। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार ऐसा होता था कि पापा जी अगर किसी एक पद पर है तो बेटा जी भी उसी पद पर जाएंगे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, ठीक। प्रशस्तियों में मतलब प्रशंसा करने वाले, उसमें ना जो मतलब सत्य भी नहीं होते थे, जो सही भी नहीं होते थे, बट ये प्रशस्तियों में क्या यूज़ किए जाते थे वर्ड्स, शूरवीर, विजय योद्धा, ठीक है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। और ये कौन लिखता था, विद्वान ब्राह्मण जो उनके प्रशासन में ही हेल्प करते थे। एग्जाम्पल हरिशेन, ठीक है, हमने पिछली क्लास के NCERT में पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, संस्कृत में लिखी गई है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, मतलब एज अ गिफ्ट भूमि दे देते थे, और ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। तो जैसे जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते ना, वो ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे। ये देखिए ताम्रपत्रों का एक संग्रह, ठीक है, इसमें थोड़ा सा संस्कृत थोड़ा सा तमिल में लिखा है, और ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, ये रहा, ठीक है। यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो एक सील लग जाती है या फिर एक स्टैंप लग जाता है, वो स्टैंप इस पे लगे होते थे। ये यहाँ पर बताया गया है कि भूमि के साथ और क्या क्या दिया जाता था। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, कौन कौन सी, ये बता दिया भाई, ये वाली चीज़ें हैं। और जिसे भूमि मिली है वैसे कर वसूली कर सकते हैं, मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि दान दे दी जाती थी उस पर से टैक्स वसूलने का राइट उस ब्राह्मण का हो जाता। और ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया कौन कौन से कर, पान के पत्तों पे लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पे लगने वाला कर, वाहनों पर लगने वाला कर, पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता है, झाड़ियाँ लगवा ले भाई, ठीक है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है, सारा राइट आ जाता था उसके अंदर। बट इससे ये हो कि पानी बर्बाद ना हो, ये इसमें बता दिया गया है कि भूमि के साथ और क्या क्या उस ब्राह्मण को भूमि अनुदान में दे दिया जाता था। 12वीं शताब्दी में एक वृहद मतलब बड़ा संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। और कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा ये रचा गया है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया, मतलब काफ़ी सारी सोर्सेज का इस्तेमाल किया है ये इतिहास लिखने के लिए। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे प्रशस्ति नहीं थी, किसी के ना बारे में फालतू की प्रशंसा नहीं थी। इसमें शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना की गई, ठीक है, उनकी गलतियाँ बताई गई। 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी सदी में रचा गया, इसके राइटर कौन हैं और
कौन से राजाओं का इसमें जिक्र है? धन के लिए युद्ध होते थे, ठीक, राजवंश का आधार कोई भी क्षेत्र विशेष था, दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने के लिए प्रयास करते रहते थे, अटैक करते रहते थे। शांति तो थी ही नहीं उस टाइम तो कोई ना डांस शोज होते थे, ना कोई सिंगिंग शोज होते थे कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए। एक विशेष रूप से वांछनीय मतलब इम्पोर्टेंट क्षेत्र कौन सा? कन्नौज, ठीक। और गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश, 4 गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश हजारों सदियों तक कन्नौज पे कंट्रोल के लिए लड़ते रहे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट त्रिपक्षीय संघर्ष किस के बीच में माना जाता है, ठीक है। ये वाली लड़ाई है ना, लंबी चली, इसमें 3 पक्ष थे, इसलिए इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में है। और ज़्यादा डिटेल में ना हम रामचरण शर्मा की बुक में कवर करेंगे। यहाँ तो आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया गया, क्योंकि ये 7th क्लास की NCERT है, तो उसी हिसाब से एक बच्चा ज़्यादा याद नहीं कर सकता, तो बताया गया है। ज़्यादा डिटेल में रामचरण शर्मा में कवर करेंगे हम। राजा क्या करते थे भाई? मंदिरों का निर्माण करते थे अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, मंदिरों पे भी अटैक करते थे, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा फेमस अटैक है महमूद का, ठीक। उसने क्या किया? 1997 से 1930 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर उस उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसके निशाने थे संपन्न मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस अटैक है ये इंडिया पे। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ, ठीक है। सुल्तान महमूद, जिसको मोहम्मद गजनी भी बोला जाता था, अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरबी में लिखी गई किताब अल-हिंद, राइटर कौन है? अल-बरूनी। इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है और अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से विचार विमर्श किया या फिर परामर्श लिया। और युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में कौन थे? चहमान, ठीक है, चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। सो गाइस, यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, चहमान या फिर चौहान वंश के ऊपर के एक राजा के ऊपर एक मूवी आई है, उन राजा का नाम कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्यों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, बट 1192 में ये हार गए। सो गाइस, अभी तक हम नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, इन एरियाज के बारे में। गुर्जर प्रतिहार, चहमान, चंदेल, परमार, इन एरिया के ऊपर।
अब चलते हैं उरयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? ठीक है, कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक नाम से एक प्रसिद्ध छोटे मोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ठीक है, छोटा मोटा सा मुखिया था उस एरिया का। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथत कौन थे? सामंत थे। और उरहियार के चोल वंशीय प्राचीन मुख्य मंदिर के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराया और इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया और वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसने क्या बनवाया? विजयालय ने 9वीं सदी में मुट्टियारों को हराया और तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने क्या किया? इसके पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। ठीक है, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजराज चोल 1985 में राजा बना और उसने इसमें ज़्यादातर क्षेत्र में अपना नियंत्रण विस्तार कर दिया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, जिसको हम बोलते हैं राजेंद्र चोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम, राजेंद्र चोल ने उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। इम्पोर्टेंट, कौन से राजा ने जल सेना बनाई? नेक्स्ट, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है, मतलब मंदिर बहुत फेमस हो जाते थे और आसपास क्या होता था, फिर बस्तियाँ बस जाती थी। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। ठीक है, भाई शासकों ने कहते हैं कि भाई इतनी भूमि तुम रख लो, इतनी भूमि तुम रख लो, मंदिर को दे दिया दान और मंदिर हो गया संपन्न। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों की निर्वाह में खर्च होती थी, निर्वाह करने में जो मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे। कौन? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। मेरा मंदिर देखिए छोटा सा प्यारा सा नहीं है, वो बड़ा मंदिर है और पिक्चर छोटी ली गई है, देखने में प्यारा लग रहा है। ये है गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर। और मंदिर है ना, सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। ठीक है, मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक, और ये शाखाएं बार बार उलझती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। ठीक है, कावेरी वाला। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6ठी
सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती पाई गई। कुछ इलाकों में तो जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे, ठीक है, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। और कई कई क्षेत्रों में तो एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती हैं। ये है चोल वंश की मूर्तिकला का एक एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर है, ये इमेज है 9वीं सदी तमिलनाडु की एक जल द्वार। एक होज से पानी की नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को उसके जरिए नियंत्रित किया जाता था, ठीक है। होज मतलब जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांध है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। दर प्रवाह मतलब पानी के प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। और स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, ठीक है। श्रम और संसाधन, संसाधन मतलब सोर्सेस और श्रम मतलब इंसान। इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। भाई ठीक है, वो लोग तो दिखाएंगे, स्पेशली गाँव के लोग, उनको पानी मिलने वाला है भाई, और पानी कितना ज़रूरी होता है जीने के लिए वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था, ठीक। किसानों की बस्तियां उर और गांवों का समूह नाड़ू। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इम्पोर्टेंट, वे लाल जाति। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में ये उपाधियां याद रखना। मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, और ईआर प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ये इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा कि पद कौन कौन से दिए गए। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। भूमि के प्रकार। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान। तेरुन मट्टुक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि। इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ब्लॉक अच्छे से याद कर लेना। ऐसे ऐसे करके कैसे करके भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव से क्या हुआ, काफ़ी सारे जो ब्राह्मण हैं वो अस्तित्व में आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन एरियाज़ पर कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, और मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए गए, ठीक है, शिलालेख। नगरम नाम के ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट
यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु का चिंगलपुट उत्तर मेरूर, चिंगलपुट जिला उत्तर मेरूर जगह। अभिलेखों में इस बात का सविस्तर वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा संगठन कैसे करती थी। सिंचाई के कामकाज, बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ठीक है, अलग अलग कमेटीज होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे से टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री जो हमें मिली है दक्षिण भारत से, उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। मतलब जहाँ से आपको जो टैक्स है, जो लैंड पे लगने वाला टैक्स है, वो आप वसूल कर सको। किसी जंगल का या फिर किसी बंजर पड़ी लैंड का नहीं, उसके आसपास घर होना चाहिए। ठीक, ये सदस्यता के नियम। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कहीं पिछले सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों से राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन साधारण मर्दों और औरतों का, मतलब साधारण लोगों का जीवन कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मणों और बिल्लार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। ठीक, लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के, मतलब थोड़े ओछे मतलब नीचे किस्म के लोगों में के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे झुंडों में रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये बताया गया है साधारण लोगों के बारे में। ठीक है, जो स्पेशली ब्राह्मणों वाली जो सभाएं हैं उनसे अलग रहते हैं। और गाइस, हम अपने पड़ोसियों को कैसे छोड़ सकते हैं। पड़ोसी, और जिस पड़ोसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीज है। चाइना का तांग वंश। ठीक है, चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक, मतलब 7वीं सदी से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य की स्पेशलिटी, तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, जैसे आज के टाइम में होता है यूपीएससी वगैरह। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। और पड़ोसियों का ध्यान रखते रखते प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। और अब लेते हैं विदा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।